दोस्तों, पुस्तक का नाम है बचत करना कैसे सीखें। इसका दूसरा लेसन चल रहा है, बचत की आदत डालें, और इसका आज भाग नंबर 2। एक धनाढ्य सज्जन हमारे परिचित हैं। उनका कथन है, जब मैं पहले पहल धनाढ्य बना तब मेरी पत्नी के मन में विचार आया कि हमें एक उत्तम सोफ़ा लेना चाहिए। उस सोफ़े के कारण मेरे $30,000 खर्च आए। इस तरह कि जब सोफ़ा पहुंच गया तो उसने मेल खाती कुर्सी की आवश्यकता हुई। यहाँ तक कि सारा का सारा फर्नीचर नया लाना पड़ा और अंत में यह मालूम हुआ कि घर बहुत छोटा है और उस फर्नीचर के सामने वह पुराने फैशन का है। तब नए फर्नीचर की खरीद के कारण नया मकान बनाने को बाध्य होना पड़ा और इस प्रकार उस एक सोफ़े के कारण ही $30,000 व्यय करने पड़े और उस पर नौकर चाकर, अन्य साज सामान और भवन के रखरखाव और शोभा पर $11,000 का प्रतिवर्ष खर्चा बांधना पड़ा। इसके विपरीत 10 वर्ष पूर्व हम इससे बहुत अधिक वास्तविक सुख और आराम से रहते थे, क्योंकि उस समय हम पर अनावश्यक खर्चों पर चिंता का भार न था। वस्तुतः यदि अचानक अत्यधिक लाभ की एक बाढ़ मेरे लिए न आ गई होती तो इस एक सोफ़े ने मुझे दिवालिया बना दिया होता। इसके साथ ही मुझे इस बात ने भी बचा लिया कि मुझे शीघ्र ही कटौती का ढंग आ गया। अपना खर्च जहाँ तक संभव हो बचाना ही हितकर होगा। यदि आप उक्त गुणों को अपनाना चाहते हैं, यदि आप में धनवान बनने की आकांक्षा है, तो आपको धन का मूल्य जानना होगा, उसका अध्ययन और अनुभव करना होगा। एक चतुर लेखक का कथन है कि इस बात को कभी मत भूलिए कि आप उतने ही परिणाम में धन उपार्जित करते हैं जितने परिणाम में आप समाज की सेवा करते हैं। एक नवयुवक ने अपने मित्र से प्रश्न किया, इतनी सारी पुस्तकों का आप क्या करते हैं? वह मित्र पढ़ रहा था और उसके पास 100 से भी अधिक पुस्तकें थी। मित्र ने उत्तर दिया, ओह, यह तो मेरा पुस्तकालय है जिसे मैंने एक सिगरेट प्रतिदिन खर्च करके खरीदा है। क्या मतलब? मतलब यह कि कुछ समय पूर्व, जैसा कि आपको याद होगा, आपने मुझे सिगरेट पीने के लिए सलाह दी थी और मैंने कहा था, अच्छा, मैं एक सिगरेट प्रतिदिन पी लिया करूँगा, परंतु सिगरेट कभी नहीं पी। उसके बदले में मैं सिगरेट का 5 पैसे अलग रखता था। उसी एकत्र पैसे से मैंने यह घरेलू पुस्तकालय खरीदा। क्या तुम्हारा यह अभिप्राय है कि उस पुस्तकालय का मूल्य उस एक सिगरेट प्रतिदिन से अधिक नहीं है? मेरे विचार से तो 400-500 रुपये अवश्य ही व्यय हुए होंगे। हाँ, ठीक है, मैं जानता हूँ। इनमें कई पुस्तकें जिस समय तुमने मुझे पुरुष बनने अर्थात सिगरेट पीने के लिए प्रोत्साहित किया था, उस समय मेरे शिक्षार्थी कर्मचारी के 6 वर्ष शेष थे। मैंने पैसा बचाना शुरू किया, वही पैसा निरंतर बढ़ता चला गया और 6 वर्ष में इतना हो गया कि उसमें कोई अच्छी वस्तु खरीद सकूं। और मेरे विचार में तुम भी स्वीकार करोगे कि मैंने अच्छी ही वस्तुएं खरीदी हैं। और यदि तुम भी ऐसा ही करते हो, क्योंकि तुम बहुत अधिक सिगरेट पीते हो, तुम मुझसे भी अधिक पैसा बचा सकते थे और उस पैसे को तुम किसी व्यापार धंधे में लगा सकते थे। यह खर्च बचाने का परिणाम। यह कथन कितना सत्य है कि एक बुरी आदत पर जितना खर्च आता है, उससे 2 बच्चों का पालन किया जा सकता है। तंबाकू के लिए एक संयमी भक्त का कथन है, मैं जब तक 20 वर्ष की आयु का नहीं हो गया, मैंने धूम्रपान आरंभ नहीं किया और सप्ताह में 8 सिगरेट से अधिक मैंने कभी नहीं पी और 10 पैसे प्रति सप्ताह मूल्य का सिगरेट कभी नहीं पिया। उक्त व्यक्ति के एक मित्र ने कहा, हाँ, यह और अवश्य ही अति अधिक है। यह अवश्य ही अति नहीं है, परंतु यदि तुम यह सब पैसा प्रति सप्ताह बचाते तो प्रत्येक 6 मास के बाद उसे ब्याज पर जमा कर देते तो तुम्हें 7% ब्याज मिलता और चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आज तुम्हारे पास कितना धन होता। यह व्यक्ति बड़ा तीव्र बुद्धि और अच्छा गणितज्ञ था। उसने गिनकर पूरा हिसाब बता दिया। तब उसके मित्र ने कहा, तुम इतने धन को चुरूट में रखकर पी गए। एक लेखक का कथन है कि 10 पैसे प्रतिदिन से 3 रुपये प्रति मास होते हैं और वर्ष में 36 रुपये होते हैं। इसके बाद उस पर मिलने वाला ब्याज जोड़िए, फिर 10 पैसे के बदले
10 वर्ष के बाद कितनी राशि बनेगी, तो उसका हिसाब लगाओ तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। एक गंदी आदत इतने रुपए को व्यर्थ फूंक देती है। यही रुपए वृद्ध अवस्था तक बचाएं तो कितनी बड़ी धनराशि बन सकती है, और फिर इसके ब्याज से ही कितने काम संवारे जा सकते हैं। यदि सिगरेट पीने की आदत पर बहुत सा धन व्यय होता है और इससे स्वास्थ्य भी नष्ट होता है, परंतु इसके लिए जो स्वतंत्रता या उन्मुक्तता की बलि देनी पड़ती है वह अधिक महत्वपूर्ण है। बहुत से नवयुवक जो सिगरेट पीते हैं यह नहीं कह सकते कि उनकी आत्मा उनकी अपनी है। कुछ समय पूर्व एक अपराधी ने कहा था, मैं प्रायः 4 मील पैदल चलकर शहर जाता हूँ ताकि इनसे बचे पैसों से सिगरेट का एक पैकेट खरीद सकूं। पीटी बार्मन का कथन है, धन कमाने के लिए स्वच्छ मन व मस्तिष्क की आवश्यकता है। मनुष्य को यह अवश्य देखना चाहिए कि 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। उसे अवश्य ही अपनी योजना सूझबूझ और भविष्य के प्रति पैनी दृष्टि रखकर बनानी चाहिए। प्रत्येक परेशानी को बारीकी से देखना चाहिए और व्यापार का अंतः बाह्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कोई भी मनुष्य व्यापार में तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास मस्तिष्क न हो जो पराजित करने के लिए उसे मार्गदर्शन मिले। भले ही किसी को उदारतापूर्ण तीक्ष्ण बुद्धि का वरदान मिला हुआ हो, किंतु यदि उसका मस्तिष्क सुलझा हुआ नहीं है और उसकी विचारधारा नशे में चूर है, तो उसके लिए सफलतापूर्वक व्यापार को जारी रखना असंभव है। जब धन को व्यर्थ बिखेरने की प्रवृत्ति किसी मस्तिष्क पर अधिकार कर लेती है जिसे यह ज्ञान नहीं होता कि 1 रुपये के क्या अर्थ हैं, तो यह स्थिति बड़ी से बड़ी संपत्ति को भी उसी तरह नष्ट कर देती है जैसे वन की आग सारे वन को जला डालती है। न तो समय को नष्ट करिए न धन को, दोनों का सर्वोत्तम उपयोग करना चाहिए। व्यक्तिगत खर्चों का सूक्ष्मता से और सख्ती से हिसाब रखना, यहाँ तक कि पैसे पैसे का हिसाब रखना शिक्षा से भी संभव है, शिक्षा से ही संभव है। सर टॉमस जेठ लिप्टन का कथन है, लोग प्रायः मुझसे पूछा करते हैं कि मेरी सफलता का रहस्य क्या है। यह रहस्य है सभी क्षेत्रों में सर्वांगी मितव्ययिता। इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण है किफ़ायत का प्रयोग। बचत के लिए एक नवयुवक के अनेक मित्र हो सकते हैं, परंतु उनमें से कोई इतना स्पष्ट वक्ता, इतना निरंतर मैत्रीपूर्ण, इतनी आवश्यकता की पूर्ति करने को तत्पर, उतना उस नवयुवक को आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा जितनी बैंक की पासबुक। सब प्रकार की सफलता का सिद्धांत बचत है। इससे मनुष्य की स्वाधीनता प्राप्त होती है, मनुष्य को स्वाधीनता प्राप्त होती है। इससे एक युवक को अपनी स्थिति बनाने का अवसर मिलता है। यह उसमें शक्ति और बल का संचार करती है, उसे उचित सामर्थ्य के लिए उत्साहित करती है। वास्तव में यह उसके लिए सफलता का सर्वोत्तम अंश लाती है। यह उसके लिए प्रसन्नता तथा संतोष लाती है। यदि बचत की आदत का पालन सुविधापूर्वक किया जा सकता तो हमारे पास कहीं अधिक पौरुषवान मनुष्य होते जो यह समझता है कि वह धन के बारे में असावधान रहेगा तो भी उसकी कुछ हानि नहीं होगी। उस मनुष्य को निर्धन बनते देर नहीं लगती। सैमुअल स्माइल्स का कथन है कि जिन्हें अपनी आय में व्यय को सीमित करना है उसके लिए गणित का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य है। विशेषतः स्त्रियां गणित के ज्ञान से शून्य होती हैं। उन्हें शायद ही कभी सरल गणित का भी पूरा ज्ञान होता हो। जो स्त्रियां अध्यापिका का कार्य करती हैं वे गणित को व्यर्थ का विषय समझती हैं। वे भाषा ज्ञान, संगीत, सामान्य व्यवहार और भूगोल के शिक्षण पर अधिक बल दिया करती हैं। ये विषय भी आवश्यक हैं, परंतु अन्य सभी विषयों की अपेक्षा गणित के पहले 4 विषय अधिक महत्वपूर्ण हैं। जोड़ व घटाना न जानने से वे अपने बिलों की रकमों का निरीक्षण परीक्षण कैसे कर सकती हैं? वे कैसे अपनी आय को देखते हुए व्यय की योजना बना सकती हैं? वे कैसे जान सकती हैं कि उन्हें किराए पर, कपड़ों पर, भोजन पर, नौकर आदि पर कितना कितना व्यय करना चाहिए, जब तक कि वह अंकों का मूल्य न जान सकें? वे जिन दुकानों से माल खरीदती हैं उनका हिसाब ठीक है या नहीं, वह कैसे जान सकती हैं? गणित का ज्ञान न होने से न केवल बहुत से धन का खर्च बेकार होता है, बल्कि उसमें बहुत सी मुसीबतें भी उठानी पड़ती हैं। प्रत्येक अच्छी स्थिति के संभ्रांत परिवार भी केवल इसलिए उजड़ गए
कि उन परिवारों की महिलाएं ज्ञान की इस शाखा गणित से अनभिज्ञ थी। वाशिंगटन अपने परिवार के छोटे से छोटे बे की भी परीक्षा किया करता था। जब वह अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया तब भी वह बे पर कड़ी निगरानी रखता था। वह जानता था कि मितव्ययिता के बिना कोई भी व्यक्ति धनी नहीं रह सकता और इसका जिसे ज्ञान हो गया वह कभी गरीब नहीं हो सकता। वाशिंगटन ने कहा, मैं स्वयं अपने बिलों का भुगतान करता हूँ और अपने प्रत्येक काम का पूरा हिसाब रखता हूँ। इतिहासकार ईसरगोल का कहना है, नेपोलियन के विषय में सबसे अद्भुत बात यह है कि उसने इतने विशाल युद्ध चलाए परंतु उसने कभी भी ऐसा बिल पास नहीं किया जिसमें से उसने कुछ न कुछ कटौती न की हो। जिस समय वह फ्रांस के सिंहासन से उतार दिया गया उस समय उसके महलों के खजाने में विपुल धन था। करोड़ों फ्रांक नकद जमा थे जो अपने परिवार के प्रदर्शन के खर्च से बचाए हुए थे। फ्रांस के साम्राज्य का बजट जिस समय कि नेपोलियन 5 करोड़ देशवासियों पर शासन करता था, लुई के फिलिप्स काल में आया था। नेपोलियन के समय में फ्रांस का स्तर अत्यधिक ऊंचा था। समृद्धि, विपुल धन, नियमितता, राष्ट्रीय आय व्यय का सुप्रबंधन ये उसके शासन की देन थी। यद्यपि जिसे आजकल राजनीतिक अर्थशास्त्र कहा जाता है, वह नेपोलियन क्या उस समय कोई भी इस नाम को न जानता था। नेपोलियन की इतनी आश्चर्यजनक यादगार है जितना कि उसके द्वारा बनाए गए कानून का विधि विधान। दोस्तों, इस लेसन का अर्थात बचत की आदत डालें का दूसरा भाग हम यहीं पर पूरा करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।